नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन इस वक्त काफी ज्यादा एस्केलेटेड है। मिडिल ईस्ट में जंग को शुरू हुए अब 7 दिन का समय गुजर चुका है। आज 7वां दिन है, लेकिन कोई भी पार्टी पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान के द्वारा भारी मात्रा में रिटेलिएशन किया जा रहा है। यूएसए के काफी सारे बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको टारगेट किया जा रहा है। लगातार 13 देशों पर मिसाइल से हमला ईरान के द्वारा किया जा चुका है। 13 देशों को टारगेट बनाया जा चुका है उस रीजन के अंदर। इसके बाद इसी बीच में यहां पे खबर निकल कर आती है कि यूएसए के द्वारा अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज आल्सो न्यूक्लियर केपेबल, उसका सफल परीक्षण यहां पर किया गया है। अब ये न्यूक्लियर केपेबल्ड बैलिस्टिक मिसाइल का इस समय पर परीक्षण किया जाना क्या ये यहां पे दिखाता है कि आने वाले समय में यूएसए इस मिसाइल का ईरान के अंदर प्रयोग करने वाला है। इस चीज की चर्चा यहां से तेज होनी शुरू हो जाती है। हालांकि यूएसए के द्वारा इस मिसाइल को, जिसको डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है, यूएसए का यहां पर कहना है कि एक रूटीन मिशन था, रूटीन यहां पर टेस्ट फायर किया गया था। ईरान के ऊपर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन समय जिस प्रकार का चल रहा है, जिस प्रकार की सिचुएशन मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है, जिस तरह से लगातार ईरान को टारगेट बनाया जा रहा है, एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग ईरान के ऊपर की जा रही है, ऐसे समय में इस प्रकार की मिसाइल का, इतनी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया जाना जरूर कुछ ना कुछ मायने रखता है। आज के सेशन में हम इसी मिसाइल की चर्चा करने वाले हैं। कितनी खतरनाक ये मिसाइल है, डूम्सडे मिसाइल इसको क्यों बोला जाता है, यदि यूएसए के द्वारा इस मिसाइल को ईरान पर फायर किया जाता है तो उसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं, किस तरीके से मिसाइल काम करती है, सभी चीजों को ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग लगातार न्यूज बनते हुए देख सकते हो कि यूएसए के द्वारा इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है। अब यहाँ पे इस मिसाइल को डूम्सडे मिसाइल बोला जा रहा है। कुछ इस तरीके से काम करती है। देखो, अंडरग्राउंड सेंटर के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे अंडरग्राउंड सेंटर से निकलेगी, निकलने के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, यहाँ पे इस तरीके से निकलकर टेस्ट फायर होते ही ऊपर जाएगी। यहाँ पे बैलिस्टिक मतलब बॉल को जैसे आप हवा में उछालते हो, हवा में उछालने के बाद वो ऊपर जाती है, फिर वो नीचे आती है। तो कुछ इसी प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल भी काम करती है। जैसे क्रूज मिसाइल को यदि फायर करो तो जमीन पर निकल के आपको टारगेट की तरफ हिट करती हुई दिखाई देगी, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार फायर करोगे तो वो ऊपर से जाके फिर वो टारगेट को हिट करती हुई वापस नीचे की तरफ आएगी। इसको बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। और यहाँ पे ये मिनटमैन 3 मिसाइल है, जिसका यूएसए के द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। वो भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, कुछ इस प्रकार से काम करती है। क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है, उसको हम अब यहाँ पे चर्चा करना शुरू करेंगे। डिटेल में देखेंगे कि क्या, कितनी खतरनाक ये मिसाइल ईरान के लिए हो सकती है। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन किस तरीके की है, उसको लेकर आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता कर जाएं। अब बात करते हैं इस मिसाइल की। देखो, यूएसए के द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। नाम है इसका मिनटमैन 3 मिसाइल। इसको अंडरग्राउंड सेंटर से फायर किया जाता है। और यहाँ पे जो मिसाइल फायर की गई है उसकी लोकेशन आप यदि यहाँ पे देखें तो किस जगह से इसको फायर किया गया है, यह है कैलिफोर्निया का वॉन्डेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। यहां से इस मिसाइल को निकाला गया और इसकी जो ट्रेजेक्टरी थी, इस प्रकार से कुछ होते हुए मार्शल आइलैंड पर ये मिसाइल जाकर गिरी है। ये इसका टेस्ट फायर था जो कि सक्सेसफुली अब कंप्लीट हो चुका है। अब यदि इस मिसाइल की बात की जाए तो प्राइमरीली इसको कंट्रोल किया जाता है एक अंडरग्राउंड सेंटर से। जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडरग्राउंड सेलों से निकलती है, फिर ऊपर की तरफ जाते हुए फिर अपने टारगेट को ये हिट करती है। साइमल्टेनियसली 2 लोगों की यहां पर जरूरत होती है। 2 लोग बैठे हुए हैं अंडरग्राउंड सेंटर में, दोनों के द्वारा जब की को टर्न किया जाएगा तो ही ये मिसाइल टेस्ट फायर होगी। एक भी जने ने यदि की उसको टर्न नहीं किया तो ये मिसाइल फायर नहीं हो सकती। तो 2 जन की इसके लिए जरूरत पड़ती है। स्पीड इसकी 23 मैक तक जाती है, मतलब साउंड की स्पीड से 23 गुना ज्यादा, काफी खतरनाक यहाँ पे ये हो जाती है। आप देखो कि जो हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना, वो साउंड की स्पीड से 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। 2.5 से 3 मैक उसकी स्पीड है। तो 23 मैक कितना ज्यादा हो सकता है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। 10,000 किलोमीटर लगभग इसकी रेंज है, जो कि 13,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। अब यूएसए के पास ऐसी करंटली 400 मिसाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि इसका जो सफल परीक्षण किया गया है, इसका मतलब क्या है फिर? तो यहाँ पे यूएसए ऑलरेडी इस सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता है। ये सिस्टम तो यूएसए के हिसाब से बल्कि पुराना हो चुका है। इन मिसाइल्स को, मिनटमैन मिसाइल्स को यूएसए के द्वारा आगे जाकर आफ्टर 2050 के बाद रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये मिसाइल्स अच्छे से काम कर रही है नहीं, इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को जांचने के लिए इस प्रकार के परीक्षण टाइम टू टाइम यूएसए के द्वारा किए जाते हैं। और उसी परीक्षण का ये पार्ट था कि यूएसए के द्वारा इस मिसाइल को टेस्ट फायर यहां पर
किया गया। खैर इस मिसाइल का कभी भी कॉम्बैट ग्राउंड के अंदर यूज नहीं किया गया है, किसी भी युद्ध के अंदर इसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। तो यहीं पे कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि इस टाइम पे इसका टेस्ट फायर किया जाना क्या ईरान के ऊपर आने वाले भविष्य में इसके उपयोग की निशानी है क्या, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे कयास लगने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। अब इसको डूम्सडे मिसाइल बोला जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि हमने डूम्सडे प्लेन की कुछ समय पहले बात की थी। डूम्सडे प्लेन होता है जो कि हवा में उड़ते हुए न्यूक्लियर कमांड दे सकता है। मतलब कि यदि यूएसए के ऊपर, आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, तो यदि यूएसए को किसी दूसरे देश के ऊपर रिटेलिएटरी अटैक करना है, न्यूक्लियर कमांड देते हुए अटैक करना है, तो हवा से ही इस डूम्सडे प्लेन के माध्यम से अटैक का आदेश दिया जा सकता है, कमांड दी जा सकती है। उसको बोला जाता है डूम्सडे प्लेन। तो उस डूम्सडे प्लेन के माध्यम से इस प्रकार की मिसाइल को छोड़ा जा सकता है, इस प्रकार की मिसाइल को छोड़ने के लिए कमांड दी जा सकती है। इसलिए इस मिसाइल को भी डूम्सडे मिसाइल बोला जा रहा है, जो कि खुद भी न्यूक्लियर केपेबल्ड है, न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती है। अब यहाँ पे इस मिसाइल की जहां तक बात है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकती है। इसकी रेंज की जहां तक बात है, 13,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। 13,000 किलोमीटर लगभग पूरी अर्थ को एक तरीके से आप देखो कि ये कवर कर लेती है। इसकी यदि बात करें, 3 स्टेज इसके अंदर रॉकेट सिस्टम लगा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके अंदर इस प्रकार से रॉकेट सिस्टम लगे हुए होते हैं। वेट की यदि बात करें तो लगभग 80,000 पाउंड इसका वेट है। साइज, यहाँ पे आप सब चीजें देख सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होती है वो होती है रेंज, और दूसरी होती है स्पीड। रेंज इसकी जो है वो लगभग 13,000 किलोमीटर तक पहुंच रही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और इसकी यदि स्पीड की बात की जाए तो 23 मैक्स तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक ये मिसाइल है। और किस तरीके से अब ये काम करती है उसको आप देखिए। देखो, अंडरग्राउंड सिस्टम से इस प्रकार से इसको फायर किया जा रहा है। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सिस्टम से 2 जन यहाँ पे बैठे होंगे, इसको लॉन्च किया जाएगा कि इसको टर्न करके यहाँ पे ये अंडरग्राउंड सिस्टम से काफी तेजी से फायर होते हुए बाहर निकलेगी। बीच में रास्ते में अपने कुछ पार्ट्स को इसके द्वारा छोड़ा भी जाएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि रॉकेट को भी फायर किया जाता है तो कुछ कुछ स्टेज में अपने जो फ्यूल खत्म होते जाते हैं उनको टैंक्स को गिराता हुआ चलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये मिसाइल भी यहाँ पे काम करती है। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। अंतरिक्ष में काफी हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। और ट्रेवल करने के बाद जो वॉरहेड वाला पार्ट है इसका, जो वापस से नीचे की तरफ आएगा, दुश्मन को निशाना बनाएगा, वो यहाँ पे अलग होता है और वो टारगेट की तरफ बढ़ने लगता है। आप देखो कि अलग अलग जगह पर एक ही मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। इसको बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी। एक ही मिसाइल के माध्यम से मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया जा सकता है। इसी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी अग्नि मिसाइल के अंदर भी है, और कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर ये भी मिसाइल काम करती है। आप देखो कि इसके, यदि आप इसको समझना चाहें कि किस तरीके से ये मिसाइल काम करती है, तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि ईरान के ऊपर यूएसए के द्वारा अटैक किया जाता है तो कुछ किस तरीके का यहाँ पर दिखाई देगा। देखो, यूएसए के द्वारा यहां से यदि इस प्रकार से मिसाइल को छोड़ा जाता है तो पहले ऊपर अंतरिक्ष की तरफ जाएगी। अंतरिक्ष में जाने के बाद काफी दूरी तक ये इस प्रकार से ट्रेवल करेगी। लगभग 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चल रही है। तो इसको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे इसमें ये वॉरहेड अलग होगा, अलग होने के बाद ये फिर टारगेट की तरफ बढ़ेगा और यहाँ पे इसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ईरान को ये हिट करने वाला है। ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है वो इतने केपेबल नहीं है कि इतनी तेजी से, इतनी तेज स्पीड से आ रही मिसाइल को रोक पाए, उसको डिटेक्ट कर पाए और उसको हवा में नष्ट कर पाए। तो ये मिसाइल यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक इस वजह से हो जाती है। हालांकि इस बात की संभावनाएं कम है कि यूएसए के द्वारा ईरान के ऊपर इस प्रकार की मिसाइल से हमला किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद वॉर काफी ज्यादा यहाँ पर एस्केलेट हो जाएगी और इसके बाद नो वे बैक है। और यहाँ पे ये वॉर कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर के अंदर तब्दील होने वाला है, यदि इस प्रकार के खतरनाक वेपन ईरान के ऊपर इस्तेमाल यूएसए के द्वारा किए जाते हैं। अब कुड दिस लीड टू अ न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर क्या होता है? जब इस प्रकार की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो काफी खतरनाक एक्सप्लोजन उसकी वजह से होता है। और एक्सप्लोजन होने की वजह से सूट और स्मोक है वो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाते हैं। एटमॉस्फेयर के ऊपर आप तरह से कहो कि लेयर बन जाती है। उस लेयर की वजह से सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाती और काफी आपको दिखाई देगा वहां का जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। फेमाइन जैसी सिचुएशन या फिर आप कहें कि अकाल जैसी सिचुएशन वहां पर आ जाती है और काफी ऐसी स्थिति हो जाती है वहां पे। यदि आप सोचो कि सनलाइट नहीं आ रही है तो एटमॉस्फेयर काफी
कूल उस जगह पर हो जाता है, उसको बोला जाता है, इसलिए इसको विंटर बोला जाता है, न्यूक्लियर विंटर। तो इस प्रकार की मिसाइल से कहीं ना कहीं इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। कितनी पावरफुल ये है, कितना भारी एक्सप्लोजन वहां पर किया जा रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। मिनटमैन थर्ड मिसाइल की यदि बात करें तो सिंस 1970s यूएसए के द्वारा इस मिसाइल को इंडक्ट किया गया था। 1970 से यूएसए में मिसाइल सर्विस में है और इसको 2050 तक रिप्लेस करने की बात चल रही है सेंटिनल आईसीबीएम से, सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन जब तक के लिए सेंटिनल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंडक्ट नहीं की जाती, तब तक के लिए इनकी कैपेबिलिटीज को यूएसए जांचता रहता है कि ये मिशन ये अच्छे से काम कर रही है या नहीं। और उसी रूटीन टेस्ट फायर का ये पार्ट था जो कि यूएसए के द्वारा फिलहाल के लिए किया गया है। और यूएसए के द्वारा साफ ये बात बोली गई है कि हमारा ये जो रूटीन टेस्ट था, ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जिस प्रकार की सिचुएशन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि काफी ज्यादा टेंस्ड है और आने वाले समय में स्थिति और खराब होती हुई दिखाई दे रही है। इस हथियार का नहीं, इस मिसाइल का नहीं, तो लेकिन काफी और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल यहां पर लगातार किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि किन किन देशों के पास इस प्रकार की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एग्जिस्ट करती है जो कि न्यूक्लियर केपेबल हो, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकती है, न्यूक्लियर वॉरहेड से टारगेट कर सकती है। इंडिया के पास है, आप सभी जानते हैं, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज अब हमने एक्सटेंड कर दी है 8000 किलोमीटर तक। उसके बाद आप देखो इजराइल के पास है, फ्रांस के पास है, यूएसए के पास है मिनटमैन जो कि 13000 किलोमीटर की रेंज रखती है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया है, यूके है, और जो सबसे ज्यादा सबसे खतरनाक रेंज वाली मिसाइल है, सबसे बड़ी रेंज वाली मिसाइल है, वो है रशिया के पास जिसका नाम है सेटेन जो कि 16000 किलोमीटर की रेंज रखती है। तो यहां पर भी रशिया कहीं ना कहीं आगे निकल जाता है। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, रशिया के पास इस प्रकार की मिसाइल है जो कि सबसे ज्यादा रेंज रखती है। रशिया के द्वारा हाल ही में काफी सारी न्यूक्लियर केपेबल्ड जो हथियार हैं उनको टेस्ट किया गया है। न्यूक्लियर केपेबल्ड टॉर्पीडो को भी रशिया के द्वारा हाल ही में टेस्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं हथियारों की रेस वर्ल्ड के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे हथियार ये दिखाते हैं कि आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा वर्ल्ड के अंदर बढ़ने वाला है। और जिस प्रकार की सिचुएशन मिडिल ईस्ट के अंदर है, उससे ये बातें कहीं ना कहीं साफ हो जाती हैं। अब आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं कि क्या यूएस से आने वाले समय में ये 10 से 15 दिन 20 दिन कितना वॉर एक्सटेंड होता है, कितने समय तक चलती है जंग, उसके अंदर यूएस से इस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।